کہ ابھی تک چین کسی ایسی جگہ پر نہیں پہنچا ہے جسے بھارت جو ہے بجا طور پر کوئی عسکری مداخلت کہہ سکے، اور ہم اس جگہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیتے، ان پیکس کو، اور نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے، موت نہیں آ جاتی ہے۔ नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान स्पेशल में बहुत स्वागत। चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने अपने सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किए हुए हैं, अब जबकि भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है। आज की इस वीडियो में तारिक पीरजादा ने ये बताया है कि चीन और भारत की इस तनाव में पाकिस्तान का क्या नुकसान हो सकता है, और उसने ये भी बताया है कि आज का मौजूदा फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी अब तक का सबसे कमज़ोर फॉरेन मिनिस्टर है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। कि जो एक बुनियादी बात है कि कोरोना की वबा हो या दुनिया में कोई भी वबा हो, कौमों के मुफादात ना पहले कभी तारीख में बदले हैं वबाओं की वजह से, ना आइंदा कभी बदलेंगे। यही वजह है कि ऐन इस वक्त जबकि भारत में लोग रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोग जो 1.5 लाख के करीब लोग बीमार हो चुके हैं, कोरोना का शिकार हो चुके हैं, लेकिन जो मुफादात हैं लद्दाख में, कश्मीर में, नेपाल के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, वो वहीं के वहीं उनके कायम है। चुनांचे जो बात है दो तीन है। चीन के साथ जहाँ तक मामलात का ताल्लुक है, रवायती कुव्वत के साथ चीन आप खड़ा हुआ है। हिंदुस्तान के जो अखबारात हैं उन्होंने ये तस्लीम किया हुआ है, मैं अभी इस तफसील से पढ़ के हटाऊं, कि अभी तक चीन किसी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचा है जिसे भारत जो है बजा तौर पर कोई अस्करी मुदाखलत कह सके। लेकिन चीनियों ने एक काम जरूर किया है कि जब उन्होंने देखा कि लद्दाख को इन्होंने अपना एक सूबा बना दिया, और जबकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बॉर्डर तय नहीं है, या वो पेंगोंग लेक जो है उसके साथ साथ जो सरहदें हैं वो तय नहीं है, तो चीनियों ने देखा है कि भारत चूंकि आगे बढ़ रहा था, लिहाजा इनको रोकने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई करनी थी। मैं जरा दो बातें जल्दी से कर देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान के वजीर खारजा जरूर हैं, लेकिन इतना कमजोर वजीर खारजा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं आया। वो इस्लामोफोबिया की बात शुरू कर देते हैं। बात तो कश्मीर के पाकिस्तान के हाथ से निकल जाने की है। ये इस्लामोफोबिया का मसला हल नहीं हो सकता, लेकिन कश्मीर का मसला हल हो सकता है अगर पाकिस्तान एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार करे। और एक बात और भी कहना चाहता हूं, कश्मीर के मसले पर एटमी जंग नहीं होगी। आपको ये मसला रवायती तसादुम के जरिए ही, रवायती सफारतकारी या रवायती तसादुम के जरिए ही हल करना होगा। आप देखें उसमें तो हम देख रहे हैं कि मुसलसल नाकामी नजर आ रही है। वजीर आजम पाकिस्तान ने खुद जो है वो अपने आप को कश्मीर का सफीर के तौर पर पेश किया, लेकिन कोई सफारतकारी में कोई खास पेशरफ्त हम नहीं देख सके। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, इमरान खान तो उसको यकीन था, और मैं इमरान खान की बेशतर पॉलिसियों का हामी हूं, लेकिन कश्मीर पर जुल्म यह हुआ है कि इमरान खान का यह ख्याल था कि वो आएगा और उसको हिंदुस्तान में जनाब खैर मकदम कहा जाएगा और मोदी उसका इस्तकबाल करेगा, लेकिन मोदी अपने मुफादात का उसे क्या कहते हैं मुहाफिज था। चुनांचे ये जो मायूसी इमरान खान को हुई है कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है या आरएसएस का फलसफा लेकर चल रही है, ये बात तो सबको पहले भी पता थी। अफसोस ये है कि पाकिस्तान कश्मीर पर भारत के कब्जे के बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, और जितने लोग मशवरा देने वाले हैं वो ये कहते हैं, देखें ना, कश्मीर के मसले पर जंग तो नहीं हो सकती। और वो हमारे पिछले जो ISPR के गफूर साहब थे, वो कहते थे दो एटमी कुव्वतों के दरमियान जंग कैसे हो सकती। एटमी कुव्वतों के दरमियान रवायती तसादुम होते रहे हैं, आइंदा भी होंगे। और आपको मालूम है कल तक चीन और रूस के दरमियान सरहदी झड़पें, बड़ी खूनी झड़पें होती रही हैं। यही हाल अब भी है। ये इलाके अगर किसी हल के नजदीक पहुंचेंगे तो अस्करी दबाव के नजदीक के जरिए पहुंचेंगे। कि दुनिया के अंदर कभी भी किसी बड़े मसले पर, चाहे वो वियतनाम हो, कोरिया हो, साइप्रस हो, मैं ठोस बात कर रहा हूं, किसी भी बड़े मसले पर, आजकल लीबिया, शाम और दूसरे, उस वक्त तक दुनिया की तवज्जो आपके मसाइल पर नहीं मबजूल होगी जब तक आप दूसरी मुखालिफ कुव्वत पर, जो मौजूदा कश्मीर की सूरत हाल में हिंदुस्तान है, उस पर अपना अस्करी दबाव और रवायती दबाव पैदा करने में कामयाब नहीं होंगे। मसलन बहुत बुरी स्ट्रेटेजी थी जनरल मुशर्रफ की, लेकिन अगर वही स्ट्रेटेजी कोई कामयाब होती
اور ہم اس جگہ کو خالی کرنے سے انکار کر دیتے ان پیکس کو اور نقصان اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے. موت نہیں آ جاتی ہے, قومیں نقصان اٹھاتی ہیں. آپ عسکری نقصان سے ڈر کے پیچھے آ جاتے ہیں, آپ میں ہمت ہی نہیں ہوتی ہے. آپ بالکل کھڑے ہوں, آپ سری نگر کی بات کریں, آپ نے جو بالا کوٹ پہ حملہ ہوا تھا اس کے بعد بڑے ٹھوس حملے کرنے چاہیے تھے کشمیر کے اندر جا کر, اور لیکن جو ہمیں بتایا گیا یا یہاں پر بریفنگز میں وہ یہ تھی کہ ہم معاملے کو زیادہ پھیلانا نہیں چاہتے تھے. عمران, اور آخری بات, عمران نے تو صاف کہا تھا کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں, جب اس نے جنگ کی آپشن کو, جس کو کوئی بزدل ملک بھی, چھوٹا ملک بھی میز سے نہیں ہٹاتا. دیکھیں ایٹمی ہتھیار تو دو ملکوں کے درمیان ایک دوسرے کا وجود ختم کرنے سے روکنے کے ہتھیار ہیں. جہاں ضمنی جو اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے تنازعات ہیں انہوں نے روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے یا روایتی سفارتکاری کے ذریعے. آپ دیکھیں کرائمیا کا مسئلہ, لیبیا کا مسئلہ, 5 عرب ملک فرانس اور یونان ایک طرف ہیں اور ترکی ایک طرف ہے اور اقوام متحدہ ایک طرف ہیں, سیریا, شام, اتنے ملک وہاں پر شامل ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے. ان تمام مسائل نے روایتی ہتھیاروں اور روایتی قوت کے ذریعے ہی حل ہونا ہے اور روایتی سفارتکاری کے ذریعے. ان دو میں سے ایک کے بغیر انہوں نے حل نہیں ہونا ہے. یہ جو چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا ہے, یہ لداخ کے اس علاقے میں انہوں نے سڑکیں اور پل وغیرہ بنانے شروع کیے. اس سے چائنیز کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پہ اپنے قبضے کو پرماننٹ کرنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چائنا سی پیک بنا رہا ہے اور ایک اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے جو ان کا ایک بہت ہی فلیگ شپ آپریشن ان کا پروجیکٹ ہے. بالکل بھارت اس پہ لگاتار اعتراض کرتا ہے اور یہ بھی خبریں ہیں کہ بھارت کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ بلتستان میں ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس سے کہ یہ پروجیکٹ ناکام ہو جائے. تو ان حالات میں یہ ضروری تھا کہ چائنا اس ایریے کو پروٹیکشن دینے کے لیے وہ متنازع علاقے میں کچھ آگے آئے تاکہ وہ یا تو بات چیت سے انڈیا تنازع حل کرے, اگر بات چیت سے نہیں کرتا تو پھر کم از کم سیکیورٹی جو چائنا کو چاہیے اپنے سی پیک کے لیے وہ مہیا کی جائے. لہذا یہ جو کچھ ہوا ہے یہ چائنا نے ایک سوچی سمجھی پلان کے تحت دیا ہے, ایسے نہیں ہے.